सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है प्रश्न कि अभी 38वें 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए उसमें पदक तालिका में कौन सी टीम टॉप पर रही। तो सही उत्तर होगा सर्विसेज। तो नेशनल गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार कौन सा एडिशन है 38 नंबर का। ये 28 जनवरी को शुरू हुआ था, अभी 14 फरवरी 2025 तक ये चला। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और दो तीन पॉइंट और याद रखना, जैसे कि इसका मैस्कॉट क्या है, मौली है। ये मोनाल पक्षी को रिप्रेजेंट करता है। मोनाल पक्षी ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। यहाँ का स्लोगन क्या रखा गया है इस बार का? संकल्प से शिखर तक। मशाल जो थी उसका नाम भी दिया गया तेजस्विनी। और इन गेम्स की थीम रखी गई थी ग्रीन गेम्स। और इन खेलों का जो समापन समारोह है ये हल्द्वानी में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट अमित शाह रहे थे, जो हमारे गृह मंत्री हैं। मेडल टैली की बात करते हैं, पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो सर्विसेज, सेना ये टॉप पर है। तो यहाँ पे सर्विसेज ने 68 गोल्ड जीते, 26 सिल्वर है और 27 ब्रोंज है। टोटल 121 मेडल है। अच्छा, पूरी मेडल लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। टॉप 3 में आपको बता देता हूं। पहले स्थान पे सर्विसेज है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। वैसे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र के पास टोटल मेडल ज्यादा हैं। कितने हैं? तो 198 है। आप कहोगे सर्विसेज के पास तो 121 है, फिर भी वो पहले स्थान पे कैसे है? तो यहाँ पे हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल मेडल के हिसाब से नहीं देखते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है ये देखा जाता है। अगर सर्विसेज ने यहाँ पे मात्र 68 गोल्ड भी जीते होते, एक भी सिल्वर भी नहीं जीता, मान लो ब्रोंज भी नहीं जीता, टोटल मेडल ही उसके पास 68 होते और वो सारे के सारे गोल्ड होते, तब भी ये पहले स्थान पर ही रहता। तो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग तय होती है। अगर गोल्ड बराबर होंगे दोनों टीमों के तो फिर सिल्वर देखा जाएगा, फिर ब्रोंज देखा जाएगा। तो पहले स्थान पे सर्विसेज हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा है। अच्छा, स्टेडियम में ये खेल खेले गए, राजीव गांधी खेल स्टेडियम। और टोटल कितने गेम्स थे? 35 गेम्स या 35 खेल खेले गए, ये भी ध्यान में रखना। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे इन गेम्स में जो टॉप पर आता है उसे एक ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। और आपको बता दूं, वैसे ये 38 नेशनल गेम्स है, 38 बार हो चुके हैं, इसमें से 5 बार सर्विसेज विजेता रही है। 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में और 2025 में। इससे पहले जो लास्ट एडिशन था 37 नंबर का, वो 2023 में हुआ था गोवा में। उसका शुभंकर मैस्कॉट मोगा था और उसमें टॉपर महाराष्ट्र था। अगले वाले जो नेशनल गेम्स होंगे 39 नंबर के, वो 2027 में होंगे, वो मेघालय में होंगे। और मेघालय पहली बार नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। अच्छा, पहली बार नेशनल गेम्स कहां पे हुए थे? तो लाहौर में हुए थे 1924 में, ये भी ध्यान रखना। तो नेशनल गेम्स आप मान के चले, आने वाले जितने भी एग्जाम है, एक प्रश्न हर एग्जामिनर इसको बुक करेगा। हर एग्जाम में एक ना एक, अब वो एक प्रश्न कुछ भी हो सकता है। मैंने सारा डेटा हर तरह से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, लेकिन प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। ये थे 38वें नेशनल गेम्स जो अब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो कोल्ड सीप क्या है? तो ये दक्षिण चीन सागर की गहराई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है कोल्ड सीप, और इसे बनाएगा चाइना। अभी चाइना ने मंजूरी दे दी है। कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में। कितनी गहराई में? 2000 मीटर की गहराई में। एक्चुअली में वहां पर इतनी गहराई में मिथेन हाइड्रेट मिलती है। वहां पे मिथेन हाइड्रेट के भंडार हैं, जिसे ज्वलनशील बर्फ कहते हैं। मतलब आप देखोगे, मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूं उसकी, मिथेन हाइड्रेट की। ये सॉलिड बर्फ की तरह दिखेगी आपको, वाइट वाइट, और ये ऐसा प्रतीत होती है जलती हुई। आप देखोगे फ्लेम, ब्लू ब्लू कलर की जलती हुई फ्लेम दिखती है। इसे कहते हैं मिथेन हाइड्रेट, या इसे ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं, याद रखना। और इसी की यहाँ पर स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। इसका निर्माण चाइना कर रहा है, ये याद रखना। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी होती है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। पिछले साल हमने देखा 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुई थी चीन के हुलनबुर में। दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट लॉन्च हुआ चाइना में, उसका नाम जुके 2 है। और चाइना ये 2025 में गोबी रेगिस्तान में
दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। और दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये बनाई चाइना ने। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये चाइना बनाएगा तिब्बत में, यारलुंग जांगपू या तसांगपू नदी पे, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने अभी 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया चाइना ने, इसका नाम है CR450। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ये चाइना में फैला, HMPV जिसे आप कहते हो। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार ये चीन में मिला। तो लिथियम के भंडार के मामले में अब दुनिया में चीन दूसरे स्थान पर है, पहले पे तो चिली है। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये चाइना में बन गई है, लंबाई है 22.13 किलोमीटर, नाम है तियानशान शेंगली सुरंग। और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बन गया। चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम है ईस्ट। अभी 9वीं एशियन विंटर गेम्स 2025 ये हो रहे हैं चाइना के हॉर्बिन में। और कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया चाइना ने ही। तो इन सब कारण से चाइना भी न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और आज हमने क्या प्रश्न पढ़ा कि अभी किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है, तो भी आंसर होगा चाइना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अभी आइरिस नाम से स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर डेवलप किया है, तो आंसर होगा IIT मद्रास। तो याद रखेंगे, अभी इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर के आइरिस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर लॉन्च किया है। आइरिस का यहाँ पे मतलब हो गया इंडिजिनस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो ये स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर जो है ये शक्ति नाम का जो प्रोसेसर है उसके लिए बनाया गया है, और इसे मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों यानी कि स्पेस बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती है वहां पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और शक्ति प्रोसेसर की बात करें तो ये भारत का पहला इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर है। इसे IIT मद्रास के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उद्योगों यानी कि फैक्ट्रीज में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में, डिफेंस में और स्पेस मिशन जैसे जगहों पर काम करने के लिए इसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हम रिवाइज करेंगे। एक तो इसरो की बात हुई है, तो इसरो के स्टैटिक में आपको रिवाइज कराता हूँ, और IITs अभी जिन जिन कारण से IITs करंट अफेयर्स में बने हुए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इसरो की बात कर ले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो गया। इसके नए अध्यक्ष बन गए वी नारायणन 11वें नंबर के। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारे नीचे जो अवार्ड ये आपको दिख रहे हैं ये इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 के लिए। अब IITs की बात हुई है तो IITs अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा IIT मद्रास, इसने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया था। भारत के बाहर पहला IIT खोला था IIT मद्रास ने ही, तंजानिया देश में, जिसमें पहली महिला डायरेक्टर बनाई थी प्रीति अगलायम को। और किस IIT ने अबू धाबी में अपना पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? IIT दिल्ली। IIT जम्मू ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया था यानी कि साउंड बेस्ड। IIT खड़गपुर, इसने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज बनाए। IIT मद्रास NIRF रैंकिंग 2024 की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया? IIT मद्रास। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में बना IIT इंदौर की मदद से। और एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया IIT कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की IIT दिल्ली, और उसमें बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में टॉप स्टेट तमिलनाडु है। DRDO ने भी हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद बनाई IIT दिल्ली के साथ मिलकर। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई। और अमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया गया? IIT मद्रास में ही। IIT बॉम्बे, इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की। IIT मद्रास भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। IIT हैदराबाद ने DRDO के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया। IIT इंदौर, इसने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया, उत्कृष्टता केंद्र। उसके अलावा IIT मद्रास, इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। और अभी हमने पढ़ा IIT गुवाहाटी, सेना ने अभी उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर बनाने के लिए
आईआईटी गुवाहाटी के साथ में समझौता किया था। तो ये सब आईआईटी अभी न्यूज में थे, मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले अगर कोई पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उनको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है, डिटेल्ड पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता है। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए क्विज भी आपको अवेलेबल होती है। क्विज अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अभी अगले प्रश्न, फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, जिनको अभी यूके के ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश, जिसे कहते हैं सिविल डिवीजन, से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में बोलोगे इसको तो मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। ये विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है और उन्हें ये पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। तो एन चंद्रशेखरन ये 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन है। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कल भी मैंने आपको अवार्ड्स रिवाइज कराए थे, कल मैंने आपको 2025 में जो हमने अवार्ड्स पढ़े वो रिवाइज कराए थे। आज 2024 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो आपको 2024 के लास्ट महीनों में जो हमने पढ़े वो रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे कि डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला, अभी एग्जाम में आया भी था ये। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अभिनव बिंद्रा को भी दिया गया था वैसे ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर दुन जो अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला था। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को। और ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार दिया गया मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया था रघुपति भट्ट को। कौन सी सरकार देती है ये पूछा गया था एग्जाम में? मध्य प्रदेश सरकार। विभव तालुकदार, इनको अभी आईयूसीएन का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला था। सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है, 2 जनों को मिला, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज वेनेजुएला के हैं। अभी मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था विक्टोरिया केयर थिलविग ने, जो डेनमार्क की। अभी एग्जाम में आया था कि पूछा गया था इनका संबंध किस देश से है, तो डेनमार्क आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम की बुक को किसने लिखा है? बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा अरुण शौरी ने। तो बुक का नाम है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स और इसको लिखा है अरुण शौरी ने। तो ये जो पुस्तक है ये विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर लिखी गई है, मतलब उनसे संबंधित कुछ जो विवादास्पद किस्से हैं उस पर ये बात करती है बुक। जैसे कि महात्मा गांधी जी हत्या में सावरकर की क्या भूमिका थी, इस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा की गई है इस बुक में। तो सिंपल सा हमें तो बुक का नाम याद रखना है और किसने लिखा है, लेखक का नाम याद रखना है। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। जैसे कि दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी, नाम है ब्रिंग इट ऑन। और डॉक्टर दिनेश सहारा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नाम से बुक लिखी। अमिताभ कुमार माई बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, वाई भारत मैटर्स लिखी। ट्रेजरर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर को लिखा डॉक्टर संजीव कुमार ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा एम के रंजीत सिंह ने। रतन टाटा अ लाइफ, रतन टाटा जी की ऑटोबायोग्राफी को लिखा थॉमस मैथ्यू ने। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। आर अश्विन क्रिकेटर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, एग्जाम में आ चुकी है। और पीरामल नाथवानी ने बुक लिखी थी अभी कॉल ऑफ द गिर, ये भी एग्जाम में अभी पूछी जा चुकी है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक्स हमने और रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ग्रीस के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को। तो ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में अभी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को चुना गया है और वे ग्रीस की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी कैटरीना सेकेलारोपालू, उनको रिप्लेस करेंगे, उनका स्थान लेंगे, क्योंकि उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो उनकी जगह बन रहे हैं ये कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, ग्रीस के नए राष्ट्रपति। अब यहाँ पे
अभी लेटेस्ट जिन जिन देशों में नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने वो सभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्रीस की बात कर लें, स्टैटिक देख लें। पहले आप मैप में देखो, ये रहा ग्रीस, जिसकी कैपिटल होती है एथेंस, करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? किर्याकोस मित्सोताकिस। और आपको याद है जो हमारे पहले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ग्रीस एथेंस में हुए थे 1896 में। चलो अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जिन जिन देशों में अभी नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बने थे वो सभी। तो अभी हमने पढ़ा लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने कौन? नवाब सलाम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा। लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिल्नोविक। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बरुआ। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें प्रेसिडेंट मसातो कांडा। वियतनाम के राष्ट्रपति लुआंग कुआंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मदजीद तेब्बोने। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न शिनावात्रा। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। तो 20 देशों में अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने, वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं बार बार ये शीट आपको रिपीट करवाता हूँ अपडेट कर करके, ठीक है? तो अगर रेगुलर हमारे साथ जुड़ोगे और रेगुलर रिवाइज करते रहोगे तो ये चीजें आपको यहीं पे याद होने लगेंगी। अंग्रेजी जो नाम होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेशन में लोगे ना तो हमारे जुबान पे चढ़ने लगेंगे, वो नाम इजीली हमसे याद हो जाएंगे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 13 फरवरी 2024 को। तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी, मतलब अभी से पूरा 1 साल हो गया, और इसी कारण से ये भी न्यूज में थी। तो इस योजना की एक बार फिर से हम चर्चा कर लें। तो इस योजना के तहत रूफटॉप यानी कि छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी। मुफ्त बिजली दी जाती है 300 यूनिट, और इसमें 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की जो कॉस्ट आएगी उसका 60% आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा जिसमें हर गांव को 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। ये योजना मुख्य रूप से गांव को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। अब वैसे तो सौर ऊर्जा की बात आती है जब भी, तो मैं आपको सोलर से संबंधित जो जो प्रश्न हमने पढ़े वो रिवाइज कराता हूं, लेकिन ये योजना वाला प्रश्न है मेरे दोस्त। तो अब मैं क्या करूंगा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भी केंद्र सरकार ने चलाई है, राज्य सरकार वाली योजनाएं जो हम डेली पढ़ते हैं वो आज रिवाइज नहीं कराऊंगा। केंद्र सरकार वाली जो योजनाएं न्यूज में रही वो रिवाइज कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अगर पूछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई थी। उद्देश्य था गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आई थी। अभी इसमें मैक्सिमम लिमिट को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से शुरू हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, अभी पूरे 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को आई थी, रांची झारखंड से शुरू हुई। कौशल ऋण योजना 2015 में आई थी। इसमें अभी मैक्सिमम जो लोन की लिमिट है ना उसको 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया गया था। फिर पूछ रहे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को आई थी, रांची झारखंड से शुरू हुई थी और 5 साल पूरे हो चुके हैं इसको भी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, 10 साल इसे भी पूरे हो गए। और 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। जैसे स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, और इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया भी याद रखो 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसको भी अभी 1 साल हो चुका है, 15 नवंबर 2023 को ये शुरू हुई थी। उसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये 25 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में। इसमें याद रखना किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य व बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करना होता है, जितनी बीमा राशि होती है उसका।
उज्ज्वला योजना 5 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। और डीप ओशन मिशन, इसे पृथ्वी के विज्ञान मंत्रालय ने जून 2021 में लॉन्च किया था, चेन्नई से, याद रखना। और समुद्रयान इसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम एक पनडुब्बी नीचे भेजेंगे जिसका नाम मत्स्य 6000 है। उसके अलावा अभी भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है और उसके लिए खर्च होगा 34,300 करोड़ रुपए। 7 साल का इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार से जो भी अभी योजनाओं से संबंधित प्रश्न थे, मैंने आपको वन लाइनर फॉर्मेट में सारे रिवाइज करवा दिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 24 और 25 फरवरी को पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद, इसका आयोजन किया जाएगा। और कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ये संवाद ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, सोशल जस्टिस से एक दिवस आपको याद आएगा, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो 20 फरवरी को मनाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा, आ जाओ। तो आपको याद होगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अभी मई में होगा। कहाँ पे? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। पहली बार भारत होस्ट कर रहा है, तीसरी बार इसका वेन्यू चेंज हुआ है, मैं आपको बताया था। अभी 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन ये हुआ भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 हुआ नई दिल्ली में। और 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत में होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 होगा नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 होगा वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 हुआ ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ अभी कोणार्क उड़ीसा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ कोलकाता में। अगला होगा जापान में। और राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन हुआ गांधीनगर में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IIC बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम है मंथन, ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये भारत में होगा अभी। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी UAE में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। और देखो अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी नई दिल्ली में। और पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन हुआ अभी UAE में। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन हुआ गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक हुई अभी भारत में नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये अभी हुआ दुबई UAE में। तो लगभग आप देखोगे 22-23 प्रश्न मैंने समिट से ही संबंधित, और ये सारे 2025 वाले ही हैं। ठीक है, जनवरी से लेके भी फरवरी तक में 22 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको ये शीट रिपीट इसीलिए करा हूं, अभी एक आध दिन पहले भी करवाई थी, तो बार बार इसीलिए रिपीट करवा रहा हूं ताकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ना, ये लिस्ट लंबी होती चलेगी, तो आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम इतनी बार रिपीट कर लेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे। तो आगे वालों को मैं हटाता जाऊंगा और नए इसमें ऐड करते जाएंगे। तो डेली जब भी हम रिपीट करेंगे तो 15-20 प्रश्न में हमेशा आपको रिपीट करवाता हुआ चलूंगा। तो जो पुराने हो जाएंगे, मतलब उनको इतनी बार हम रट लेंगे, इतनी बार याद कर लेंगे कि यहीं पे आपको चीजें याद होने लगेंगी, तो उनको हटाते जाएंगे और नए वाले इसमें जोड़ते जाएंगे। यही हमारा हमेशा प्रोसीजर रहता है कि आपको नई चीजें भी, नया करंट अफेयर्स भी इसी क्लास में बता दूं, और उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बढ़ रहे हैं वो भी आपको रिपीट करवाता हुआ चलूं, ताकि आपको चीजें याद भी होती चले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी, किस राज्य में फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया? तो सही उत्तर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने भारतीय विरासत को सम्मान देने के लिए अभी अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बदले हैं, जिसमें से एक तो 132 साल पुरानी ये फॉय सागर झील है, जिसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। उसके अलावा 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया। तो 2 नाम यहाँ पे बदले गए, और नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को प्रेरणा के प्रतीकों से बदलने का प्रयास है। मतलब जो अंग्रेजों के समय से उनके नाम पे
जो भी चीजों के नाम रखे हुए हैं आपको पता है अभी उनको धीरे धीरे करके बदला जा रहा है, ताकि अंग्रेजों के नाम पे जो भी चीजें रखी गई थी वो हमें याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी उनके अंडर काम कर रहे हैं या उनके गुलाम है। तो हम उनके गुलाम नहीं है, तो ये सारे नाम उनके नाम पे नहीं हमारे नाम पे होने चाहिए, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। कुछ नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो अभी याद होगा, सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया कर्नाटक ने। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे हो गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का नाम पे कर दिया। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है उसका नाम विजयपुरम कर दिया, श्री विजयपुरम। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर को अब अहिल्या नगर कहते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के, ये तो हो गया ना, ऊपर हो गया, हाँ। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया। उसके अलावा जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल कर दिया। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस कर दिया था। ठीक है, तो ये सब नाम हाल ही में बदले गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हकीम अजमल खान की जयंती को मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, विद्वान और समाज सुधारक थे। और मनाने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा के महत्व को बढ़ावा देना। अच्छा, आयुष के बारे में आपने सुना है? तो आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए मतलब आयुर्वेद हो गया, वाई मतलब होता है योग एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब होता है यूनानी, एस मतलब हो गया सिद्ध और एच मतलब हो गया होम्योपैथी। अच्छा, वैसे इस बार के विश्व यूनानी दिवस की थीम भी है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र कहां पर खोला गया था, तो याद रखेंगे आप असम के सिलचर में खोला गया था। वैसे दिवस वाला प्रश्न है, चलो फरवरी में अभी तक के कौन कौन से दिवस हमने मनाए हैं वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को डिवॉर्मिंग डे यानी कि कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस एपिलेप्सी डे। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे फरवरी के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और साथियों, हमारे व्यूज बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अपने वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो प्लीज इन वीडियोस की हेल्प जरूर करें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्विज आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे और सेशन एंड करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी सम्मानित किया गया? मंसूर अल मंसूर को। फिर पूछा था राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? 13 फरवरी को। फिर पूछा किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से अभियान लॉन्च किया? हरियाणा ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम को लॉन्च किया? गोपीचंद हिंदुजा। मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सेबी ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत एम्बेसडर अभी किस भारतीय को बनाया गया? शिखर धवन। 91 नंबर की बिलियर्ड्स एंड स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को जीता पंकज आडवाणी ने। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बन गई सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की है। और आईफा 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को। और आखिरी प्रश्न पूछा था जनवरी महीने के लिए भी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बेथ मुनी को, जो ऑस्ट्रेलिया की है। चलो कल का भी हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो आंसर होगा अनिल प्रधान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।